सर मन की इंटेंशन वास्तु में कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आप क्रिमिनल्स को एक ढंग का हाउस दे देंगे, उनके कर्म चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पुराने शास्त्र उठाएंगे तो उसमें 3 भाग बनाए गए हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और धार्मिक। जो जज साउथ में बैठा है उसके केस बहुत जल्दी निपट रहे हैं। जो जज नॉर्थ में बैठा है उसके केस लटकते रहेंगे। सर वकील के चैम्बर में बैठने की कौन सी दिशा हो जिससे उसका ज्ञान भी बढ़े और कोर्ट रूम में तर्क देने की शक्ति भी बढ़े? वकील की सीट साउथ में होगी तो डेफिनेटली वो अच्छा प्ले करेगा। इस पुलिस स्टेशन का द्वार साउथ में है, आप जाके देख लीजिएगा अपने आप, वहाँ का क्राइम रेट बढ़ जाएगा और केस बनने शुरू हो जाएंगे। तो न्यायालय का आकार सर उसकी न्याय देने की गति को भी प्रभावित करता है। तो जो नॉर्थ में जज बैठा है वो अपने फैसले नहीं कर पाएगा। किसी भी केस की तारीख का बार बार डिले होना, टलना, वो वकील का वास्तु दोष है या वो जहां बैठता है उसका वास्तु दोष है? जैसे पढ़ते रहते हैं वैसे ही परोसते रहते हैं, जैसे पढ़ते रहते हैं वैसे ही परोसते रहते हैं। ना किसी ने अनुभव लेने की जरूरत, ना इसे सोचने की जरूरत। उन्हें डर लगता है। वास्तु की कोई दिशा या कोई कंडीशन फिर से परिभाषित करने की जरूरत आ गई है। करें ना सर, मुझे रिजेक्ट करें। जिस घर की सीट साउथ वॉल पे है वहां कब्ज है, रोग है। अरे जब बेसिक ही खराब है, घड़ी के आपने एस्थेसी कराएगी। जब कोई शख्स किसी खराब वास्तु वाले घर में जाता है तो उसे कितने दिन में अंदाजा आने लगता है कि भाई मेरी चीजें खराब होने लगी? मैक्सिमम एक महीना। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, जरा सी आहट से नींद खुल जाती है, 1001% उनके यहाँ वास्तु की प्रॉब्लम। तो सर पहला लॉस खराब वास्तु में कौन सा होगा? धन का, सेहत का या रिश्तों का? मंदिर नॉर्थ में होना चाहिए, हमारे पैर मंदिर की तरफ होने चाहिए। सर कौन सा वास्तु कर ले कि पिता पुत्र दोस्त बन जाए? वैसे 99% नहीं होता। ट्रोल हो जाएंगे आप। पैसे की गारंटी चाहिए, पैसा भी ऐसा जो आए तो सदा के लिए रह जाए। अपना धन, अपनी तिजोरी नॉर्थ में रखिए, पैसा रुकेगा भी और आएगा भी। किसी की शादी नहीं हो रही मेल की तो उसे डबल बेड पे सुलाना चाहिए। तो सर कोई किराए के मकान पे अगर रह रहा है तो उसके मालिक के कर्म आप पे असर डालेंगे? आपका अगर लैंडलॉर्ड साउथ में रहता है तो सर इससे लकीएस्ट पोजीशन हो ही नहीं सकती। जिसने आपका सामान साउथ में रखवा दिया, आपको दुनिया की ताकत बचाने वाली नहीं है। वो न्यूमरोलॉजी कर ले, वो अपने मोबाइल का नंबर बदल ले, एस्ट्रोलॉजी से कर ले, नग पहन ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। क्या कभी आपने सोचा है किसी घर में कदम रखते ही आपको बहुत सुकून मिलता है और कभी कभी किसी घर में जाते ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है? घर की दीवार, छत, फर्श, यहां तक कि फर्नीचर भी आपके मन मस्तिष्क पर असर डालता है। ये सारी बातें हम लगातार करते हैं और कब करते हैं आप ये भी जानते हैं। ये बातें होती हैं वास्तु ग्लोबल के इस खास पॉडकास्ट में शुक्रवार रात 8 बजे। 8 बजे याद है ना? अब समय थोड़ा सा बदल गया है, तो इस बदले हुए समय में आपकी जिंदगी को थोड़ा सा ही सही हम बदलने की हर हफ्ते कोशिश करते हैं और आपका रिएक्शन बता रहा है कि इस कोशिश में आप हमेशा से हमारे साथ हैं और ये साथ बहुत दूर तक यूं ही जाएगा। नमस्कार, आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय और हमारी इस कोशिश को और साकार और विहंगम और पावरफुल कौन बनाता है? वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट नन अदर देन डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत आपका। नमस्कार सर, जलवा हो रहा है आजकल तो। सर किसी भी पॉडकास्ट का प्रोमो हजारों बल्कि लाखों में चले जाना, इसके लिए कौन सा वास्तु कर रहे हैं सर? सर कोई वास्तु नहीं। सर बताना पड़ेगा, बताते नहीं है लोगों को कुछ भी। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो मैं बता देता हूँ ना सर, बड़ा रहस्य खोल देता हूँ यहाँ पे, तो शायद वो कहीं में सुनने को नहीं मिलेगा। लोगों की बड़ी कंप्लेंट है कि जी आप कुछ बताते नहीं। आप सुनिए ध्यान से, इसे समझिए। जो मैं बताता हूँ बड़ा अलग बताता हूँ और बड़ा विचित्र होता है। आप अगर उसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सर बहुत सारे लोग और आपके चाहने वाले कहते हैं कि 2 बातें बता के 4 आप छुपा जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। यहाँ पे इतना, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट को ही लूँ तो घंटों लग जाएंगे सर उसको समझाने में। हमारे पास इतना समय कहाँ होता है सर। हमारे पास ये 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का समय होता है, तो इसके अंदर हम इतनी लंबी बात नहीं कर सकते ना। और हम हमने तमाम दर्शकों के सवालों को तो शामिल कर ही रहे। वही सर, वही जी। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है सर, और लोगों ने आपको बहुत धन्यवाद भी बोला है उसके लिए जी। कि ये सवाल आप शामिल कर रहे हैं। तो सर जब बात सवाल की है तो फिर बात होती है मन की भावना की भी। सर मन की इंटेंशन वास्तु में कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ वस्तु से, व्यक्ति से
वास्तु की दिशा तय होती है या मन में जो ऊहापोह है उससे भी फर्क पड़ता है? सर वास्तु आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार सब बदल देता है। वो अपने हिसाब से सब चीज़ों को सेट कर देता है। मैं कई बार ये बातें करता हूँ कि क्रिमिनल्स को आप एक घर दे दीजिए, आपने शायद 2 आँखें 12 हाथ भी देखी होगी, एक उसमें प्रयास किया गया उनका मन बदलने का। तो सर ये सच्चाई है, अगर आप क्रिमिनल्स को एक ढंग का हाउस दे देंगे तो डेफिनेटली उनके विचार, उनके कर्म चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, क्रिमिनल की आपने बात की तो फिर मेरे मन में अगला सवाल आता है न्यायालय से जुड़ा हुआ, जी जी, कोर्ट हाउस से, कोर्ट रूम से जुड़ा हुआ। सर किसी न्यायालय का भवन, उसकी वास्तु और उसकी बनावट, उसकी निष्पक्षता और फिर वो कितना अनबायस्ड है, इस पर असर डालता है? जी बहुत असर डालता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रेमिसेस, देखिए हमारे ना वास्तुशास्त्र के अंदर इसके 3 वास्तुशास्त्र के भाग बनाए गए हैं। एक बनाया गया है रिहायशी रेजिडेंशियल, एक बनाया गया है कमर्शियल, और एक बनाया गया, पुराने ज़माने में लोग धार्मिक की बात किया करते थे, धर्म की बात किया करते थे और यज्ञ आदि की बात किया करते थे, तो धार्मिक वास्तु। जी, अगर हम पुराने शास्त्र उठाएंगे तो उसमें 3 भाग बनाए गए हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और धार्मिक। आज हमने क्या किया, हमने इस धार्मिक को सामाजिक में बदल दिया है। तो जब हम बात करते हैं कि इसके 3 भाग कौन से हैं, विभाग कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला रेजिडेंशियल रिहायशी, उसके बाद कमर्शियल और उसके बाद आपका सामाजिक। जी, तो जिस चीज़ की परिकल्पना आप कर रहे हैं कि हमने एक न्यायालय का निर्माण करना है, तो यस, उसमें आज हम क्या देखते हैं कि हर दिशा के अंदर जज की चेयर होती है। कोई जज साउथ में बैठा है, कोई जज नॉर्थ में बैठा है, कोई ईस्ट में बैठा है, कोई वेस्ट में बैठा है। क्योंकि कॉरिडोर बना दिया जाता है, बड़ा सा एक हॉल बना दिया जाता है चौरस, और उसके चारों कोनों के अंदर, चारों साइडों के ऊपर उसके जज के रूम बने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे पोजीशन हो जाती है। जो जज साउथ में बैठा है, आप नोटिस करेंगे कि उसके केस बहुत जल्दी निपट रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो जज नॉर्थ में बैठा है, उसके केस लटकते रहेंगे। और जो नॉर्थ में बैठा है, 99% संभावना है कि वो अपने स्टाफ को लेकर भी परेशान है। क्योंकि होता क्या है, जज की चेयर्स के आगे उनका स्टाफ बैठा होता है। जब वो नॉर्थ में बैठेगा तो अल्टीमेटली स्टाफ उनका साउथ में आ जाएगा। और कई बार तो स्टाफ जो है बड़ी बदतमीजियां कर जाता है जज के साथ। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए अब इसका हम कैसे कोई सोल्यूशन निकालें, कैसे करें, ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि जब आर्किटेक्चर की बात होती है तो वो वास्तु की तरफ ध्यान नहीं देते। वास्तु तो आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को, आपके दिमाग को, आपके कर्म को बदलता है। वहाँ पे इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं होती सरकारी भवनों के अंदर कि आप वहाँ पे हम कहे जी इस जज की कुर्सी यहाँ लगा दीजिए, इस जज की कुर्सी यहाँ लगा दीजिए। वहाँ को ऐसी संभावनाएं नहीं हो। ठीक बात है। तो जो बना दिया आर्किटेक्ट ने बना दिया, ठीक है जी, ठीक है, ओके। पर ऐसा अक्सर देखा गया है। और मजे की बात कि जो नॉर्थ में जज बैठा है वो अपने फैसले नहीं कर पाएगा, ढंग से फैसले नहीं होंगे, और वो किसी ना किसी उलझन में, किसी ना किसी बवाल में पड़ सकता है जिसकी चेयर नॉर्थ में है। तो इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इसमें हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए ताकि सबको सही निर्णय मिल सके। ठीक है, लेकिन सर न्यायालय तक केस पहुंचे उससे पहली कड़ी है वकील की, वकील और वकील का चैम्बर। सर वकील के चैम्बर में बैठने की कौन सी दिशा हो जिससे उसका ज्ञान भी बढ़े और कोर्ट रूम में तर्क देने की शक्ति भी बढ़े, कौन सी दिशा आप किसी वकील के लिए सुझाएंगे? सर सबके लिए एक ही दिशा है। देखिए क्या होता है, अभी हमने बात की न्यायालय की। जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उसका एक डोर होता है, एंट्रेंस डोर होता है, और उसके बाद उसके अंदर के कैंपस होते हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यायालय के मुख्य द्वार की, तो न्यायालय का मुख्य द्वार जो है साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में क्यों होना चाहिए? अगर हम सिर्फ साउथ में द्वार कर देंगे न्यायालय का, वहाँ भीड़ लग जाएगी, केस ही केस आ जाएंगे। मतलब केस आने का मतलब ये
कि उस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम रेट बढ़ गया। आप पुलिस स्टेशन का, जिस पुलिस स्टेशन का द्वार साउथ में है, आप जाके देख लीजिए ना अपने आप, वहाँ का क्राइम रेट बढ़ जाएगा और केस बनने शुरू हो जाएंगे और झूठे केस बनेंगे। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमें स्थिरता भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, हमें दोनों चीज़ें चाहिए कि गरीब आदमी पिसे भी ना, सबको न्याय मिले। तो ये जो दिशा है आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट जो दिशा है, ये समझ लीजिए विश्लेषण की दिशा है, ये प्रयोगशाला है। यहाँ पे हर चीज़ फिल्टर होके बाहर निकलती है। तो जब इस दिशा के अंदर द्वार हो जाएगा न्यायालय का, तो डेफिनेटली वो फिल्टर होगा और वहाँ पे इतने ज़्यादा झूठे केस और इस तरीके की प्रताड़नाएं नहीं होंगी। आपने बात की कि हमारा जो एडवोकेट है, वकील है, उसको किस दिशा में बैठना चाहिए। तो अगर वकील की सीट साउथ में होगी तो डेफिनेटली वो अच्छा प्ले करेगा, उसके अंदर पावर रहेगी, वो अपनी बात को रखने में सक्षम होगा। और अगर वो नॉर्थ में होगा, वो केस नहीं कर पाएगा ढंग से। भीड़ तो जरूर लग जाएगी उसके पास, पर वो केस ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साउथ बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सीट आपने बनानी है ऑफिस में, साउथ में या वेस्ट में, सबसे पहला नंबर साउथ का आता है, फिर वेस्ट का आता है। और क्या होगा, अगर आप नॉर्थ में बैठ गए, आपने साउथ में फाइलें रख दी, आपके क्लाइंट भाग जाएंगे, परेशान होंगे, केस लंबे लंबे चलेंगे, आप निपटा नहीं पाओगे, आपकी साख के ऊपर बट्टा लग जाएगा। तो इस तरीके से उसको बैठना चाहिए। किसी को भी किसी ने बिजनेस करना है, कुछ करना है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अलग कंडीशंस होती हैं, जिनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता, उन्हें हम कुछ टाइम के लिए नॉर्थ या ईस्ट में बिठाते हैं। अदरवाइज जो डायरेक्शन, बैठने की सीट की डायरेक्शन है, वो साउथ और ईस्ट होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया में आप जैसा पॉपुलर होने के लिए मुझे साउथ में बैठना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बातें नहीं बताते हैं सर, आप छुपा जाते हैं। ऐसा मैंने तो बोला, हर एक को, अगर प्रोफेशनल आप हैं तो आपको डेफिनेटली, जब आप अपने क्लाइंट से बात करें, आप साउथ में बैठें या वेस्ट में बैठें। दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि क्लाइंट मेरे पास ज़्यादा हैं, एक चीज़ ये होती है कि आपने क्लाइंट को ढंग से ट्रीट किया। जी, हमने एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया था, शायद बात है 2015 की, यस। वहाँ पे जितने स्टॉल थे सब बुक हो चुके थे, एक स्टॉल बचा था। कहते जी ये स्टॉल जो है, क्योंकि बाथरूम के पास है इसलिए कोई ले नहीं रहा, यही बचा है। तो जब मैंने देखा, उसको समझा उसे, तो मैंने कहा जी हमें दे दो। उन्होंने वो हमें दे दिया। उस स्टॉल पे सर इतना रश हो गया कि सारे एग्जीबिशन वाले हमारे पास आ गए कि जी आप 2 घंटे बैठोगे, आप सारा दिन बैठोगे, तो हम कहते हैं यहाँ छनकने बजाने के लिए आए हैं। कहते जी 2 घंटे बैठोगे, आप ज़्यादा देर आप नहीं बैठोगे। चलिए, हमने उनकी बात मान ली। हम सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटा हम वहाँ देने लग गए। उसके बावजूद वहाँ दिन भर क्यू लगी रहती थी फॉर्म भरने वालों की। अब क्या हुआ, तो मेरे पास वो लेडी आई, जब हमारा लास्ट डे था जिस दिन एग्जीबिशन का, तो जो ऑर्गेनाइज़र थे वो लेडी आई, कहते जी आपने ये स्टॉल दोबारा बुक करना है। मैंने कहा जी नहीं, ऐसा कोई हमारा भी विचार नहीं है। कहते देख लीजिए, इसके लिए हमारे पास बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं कि ये स्टॉल इतना बढ़िया है, इस पर इतनी भीड़ लगती है, तो ये हमें मिलना चाहिए। मैंने कहा जी आप किसी को भी दे दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि वहाँ जाके इतने दिन बाउंड होना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, ठीक है सर। न्यायालय की बात कर रहे थे सर हम, तो न्यायालय का आकार सर उसकी न्याय देने की गति को भी प्रभावित करता है। माना उसका एल आकार है, यू आकार है, तो उसका आकार सब चीजें उस फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करता है। यस, सब चीजें। आपको मैं बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो बड़े सारे चैम्बर वहाँ मुझे देखने को मिले। मैं जजेस के चैम्बर में भी गया, उनके उसमें भी गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गोल बना दिया है। हाँ, अब जब गोल बनाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में उसको स्क्वायर नहीं करने की कोशिश नहीं की, रेक्टेंगुलर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पीछे से फैला दिया और आगे से उसको वो कम सकरा हो गया, क्योंकि जब गोल करेंगे तो हम एक जगह छोटी एक जगह बड़ी हो जाएगी। सही बात है। तो वहाँ बड़ी तकलीफदेह स्थिति है कुछ जगह पे कि वो वहाँ की कोर्ट भी इस तरीके की है और जजेस के चैम्बर भी ऐसे हैं, जो वहाँ सेक्रेटरी हैं उनके चैम्बर भी इस तरीके से हैं कि वहाँ वो आगे से छोटे पीछे से फैले हुए, कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हैं। अब वो स्थिति चलिए कुछ डायरेक्शन में अच्छी हो सकती है, तो अब वो तो गोल है, जब गोल है तो सभी जगह है,
अब सब जगह है तो वहाँ कुछ मार्मिक स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैंने वहाँ कुछ ऐसे विरोधाभास देखे कि जजों के साथ किसी की ट्रांसफ़र हो गई, किसी के ऊपर ब्लेम लग गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो ऐसी स्थितियाँ वहाँ देखने को मिली। तो इसलिए भवन बनाते हुए कम से कम इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि यहाँ वास्तु को कंसिडर नहीं किया जाता, वहाँ तो शेप और सुंदरता, खूबसूरती, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ उसमें जगह भी बड़ी वेस्ट हुई है, जो वो आगे पीछे से चकरा और बड़ा हो गया, तो उसमें जगह भी काफ़ी वेस्ट हुई है। लेकिन सर, किसी भी केस की तारीख का बार बार डिले होना, टलना, वो वकील का वास्तु दोष है या वो जहां बैठता है उसका वास्तु दोष है? वकील का इसमें रोल नहीं है जी। अच्छा। ये सारा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो हमारा निर्णय करता है, हमारा जज है वो, और दूसरा क्लाइंट, जो आप कह लीजिए रिस्पोंडेंट है वो, और जो कंप्लेनेंट है वो। तो दो वो लोग, वो और एक जज, इन तीन लोगों के वास्तु पे डिपेंड करता है कि केस किस स्थिति में चल रहा है। तो मेरे साथ बड़ा कुछ ऐसा हुआ। हमने, जैसे मैंने आपको बताया, हम काफ़ी रिसर्च पे रहे जी। तो एक हमने खराब हाउस लिया, तो उसमें बड़े सारे मेरे ऊपर झूठे केस बना दिए गए। अच्छा। हमारी एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया, और प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के बाद हमारे पास मल्टी केसेस डाल दिए गए कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम किराए पे हैं, और ये हमें मारने की धमकी देते हैं, कोई डिफरेंट टाइप के केस डाल दिए गए। तो मेरा वास्ता कोर्ट से पड़ा और मुझे अल्टीमेटली कोर्टों में जाना पड़ा। तो तब मैंने एक, आप ये समझ लीजिए कि कुदरत ने शायद मुझे उस तरफ धकेला कि मेरे को भी इस बारे में नॉलेज हो जाए कि कोर्ट्स कैसे काम करती हैं और कैसे क्या होता है। हम खराब वास्तु में थे और हम काफ़ी प्रताड़ित हुए, और हमने किस तरीके से उन केसों को लड़ा, कैसे लड़ा, क्योंकि एडवोकेट कुछ राय बोलते, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो अल्टीमेटली मैंने उनको जज साहब को बोला, मैंने कहा जी ऐसे हम तो नहीं कर पाते, और ये एडवोकेट्स जो हैं हमें इस तरीके से हैरेस करते हैं। कहते कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हम आपको एडवोकेट देंगे। खैर जैसे भी हुआ, तो वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि जो जज हैं, जो मैं आपको बताया था अभी कि अगर नॉर्थ में होता है तो ये पोजीशन होती है, साउथ में होता है तो ये पोजीशन होती है, वहाँ मैंने इस चीज़ का अनुभव लिया। और कोर्ट का भी मैंने अनुभव लिया कि इस तरीके से कोर्टें किस तरीके से काम करती हैं, उनकी सोच क्या है। जो जज नॉर्थ में बैठता है वो पेंडेंसी को बढ़ाता है, हर केस के अंदर डेट डाल देगा, उसका मैक्सिमम, उसकी जो केस होंगे उनमें आपको डेट मिलती रहेंगी। और जो आदमी साउथ में बैठता है, एक एडवोकेट ऐसा, एक जज हमें ऐसा मिला जिसने जो कंप्लेनेंट था उसको फ़ोन करके बुलाया, उसके एडवोकेट को, उसकी चेयर साउथ में थी, उसने बुलाया, कहता आज मैंने केस ख़त्म करना है भैया, अपने क्लाइंट को लेके आ जाए मेरे पास। उसने उसको एडवोकेट को फ़ोन किया, तो 1 घंटे का उसको टाइम दिया। मुझे कहता गुप्ता जी आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ उसको। और वो आए जी, उस दिन बहस हुई, और उस बहस के अंदर उसने उसी दिन सेम डे 4 बजे का टाइम रखा कि इस टाइम पे हम डिसीजन देंगे, और उसने डिसीजन दे दिया मेरी फेवर में। तो इस तरीके से सर, जो लोग साउथ में बैठे होते हैं ना, उनको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बन जाता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और जो नॉर्थ में बैठे होते हैं या ईस्ट में बैठे होते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, उसको आगे परस्यू नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बड़ा मैटर करता है कि जज की सीट कहाँ है। तो ये बहुत मैटर करता है डेट देने में भी, कि वो पेंडिंग क्यों चल रहा है। ठीक है जी सर, वास्तु में आपका 4 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है, आप जानते हैं, और मेरे तमाम व्यूवर्स भी जानते हैं अब। लेकिन सर, आज के इस समय में आपको लगता है कि वास्तु की कोई दिशा या कोई कंडीशन फिर से परिभाषित करने की जरूरत आ गई है, रीडिफाइन होना चाहिए फिर से? डेफिनेटली सर, रोज होता है। हम इतना फास्ट, हमारी ग्रोथ हो रही है, हम इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रही है कि जब तक हम किसी चीज़ को, एक कानून को हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर सोचते हैं, तब तक और आगे जरूरत पड़ जाती है। सही बात है। तो हम इतना फास्ट चल रहे हैं, इसको हम बदल नहीं सकते, और हमें रोज वास्तु के नए नए नियमों को प्रतिपादित करना पड़ता है। जब हम हालात देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो उसमें हमें समझना, उसको सोचना, उसके ऊपर उसका एक नया कानून, एक नया नियम बन के निकल आता है कि वास्तु इस तरीके से होना चाहिए। आज हम जहाँ जाते हैं कि जी वो तो इस तरीके से कहते हैं, वो तो कहते हैं जी
आपकी नॉर्थ में ऐसे होना चाहिए, नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं नॉर्थ में बाथरूम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो वो जब शास्त्र लिखे गए नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, उसको परंपरागत बाथरूम बोलते हैं, परंपरागत टॉयलेट बोलते हैं, शौचालय बोलते हैं, जिसमें क्या होता था, मेहतर आता था 2 दिन बाद या अगले दिन मेहतर आता था और मल को उठा के ले जाता था। वो बाथरूम, क्योंकि 24 घंटे मल वहां पड़ा रहा, तो उस जो एनर्जी वहां से आ रही थी और उस एनर्जी के अंदर उसके कण मिले, उसकी एनर्जी मिली और अब आपको मिल रही है। इसलिए उसके लिए बोला जाता था कि नहीं होना चाहिए। आज हालात बदले, आपका मॉडर्न बाथरूम बना। आज WC के अंदर क्या होता है, आप गए, उसको यूज किया और आपने ड्रेन कर दिया, खत्म। आज साफ है ना, आपके पास नहीं है ना। तो इसलिए आज हालात बदले तो नियम बदल गए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे पढ़ते रहते हैं वैसे ही परोसते रहते हैं, जैसे पढ़ते रहते हैं वैसे ही परोसते रहते हैं। ना किसी ने अनुभव लेने की जरूरत, ना इसे सोचने की जरूरत। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया तो लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। करें ना सर, मुझे रिजेक्ट करें, मैंने जो बोला अपने घरों में देख लो आप। एक और बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है जब हम बात करते हैं बाथरूम की, कि लोग जो है पूछते हैं जी किस दीवार पे होना चाहिए। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, बड़े जो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जी नॉर्थ में आपका फेस होना चाहिए, शौच पे बैठते हुए नॉर्थ में फेस होना। अब नॉर्थ में फेस होगा तो साउथ वॉल पे आपकी सीट लगेगी। सर अपने अपने घरों में देख लीजिए, जिस घर की सीट साउथ वॉल पे है वहां कब्ज है, रोग है, WC के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, सिस्टम के पंप में दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत 99% घरों में मिलेगी ही मिलेगी। हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपने साउथ वॉल पे सीट लगाई और खराब ना हो और दिक्कत ना आए। तो सर जैसे जैसे ये चीजें बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से नियम भी बदलते रहते हैं। लेकिन सर टॉयलेट को लेके ज्यादा डराया जाता है, ये फेवरेट है क्या वास्तु एक्सपर्ट्स का टॉयलेट? सर देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो किसी भी चीज में डरा देगा, वो किसी भी चीज में डरा देगा ना जी। घड़ी, ओहो घड़ी तो आपकी बंद पड़ी है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जब बेसिक ही खराब है, घड़ी क्या अपनी अस्तेसी कराएगी? और अगर बेसिक ठीक है ना जी, सारे काम उल्टे करो आप घड़ी भी साउथ वॉल पे लगा दो, आपने जो उल्टा करना है वो करो, जो उल्टा करना है आप वो करो, आप कुछ नहीं सर, आप बढ़ते ही चले जाएंगे आगे, आपकी पूरी ग्रोथ होगी अगर आपके बेसिक ठीक है। अगर बेसिक ठीक नहीं है, आप करो ना, जो मर्जी कर लीजिए, दरवाजा नॉर्थ में कर दीजिए, ये किचन आप साउथ ईस्ट में कर दीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए। एक वो पेंटर आते हैं, वो पेंट करवाते हैं, तो उनके हिसाब से पेंट भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा सर। मेरे एक क्लाइंट थे, चलिए मैं बता देता हूँ, रोहिणी में थे, बड़ी पूजा पाठ किया करते थे। कहते हैं गुप्ता जी वास्तु क्या, भगवान ने जो करना है करना है। मैंने कहा जी एक काम करो, जितनी संपत्ति आपके पास है उसको नोट कर लो, इतनी कारें, इतना ये नोट कर लो, लिस्ट बना ली। मैंने उस घर में रहो जिसमें मैं रहता हूँ, 1 साल रह लो, और भगवान को जितना भगवान को मना सको, जितना उसका हिसाब किताब कर सको वो करो। 1 साल बाद मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं। कहता जी आप क्यों रहते हो उस घर में? मैंने कहा यार मेरा तो प्रोफेशन है, मेरी रिसर्च है, मैं तो रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे पता है। मैंने कहा इसलिए ये चीज़ें सब बेकार की बातें हैं कि जी वास्तु कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इसलिए सर ये जिसका वास्तु ठीक है वो जो मर्जी कर ले, और जिसका वास्तु ठीक नहीं है वो जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। वो न्यूमरोलॉजी कर ले, वो अपने मोबाइल का नंबर बदल ले, वो अपना जो करना है कर ले, अपना टैरो कार्ड से कर ले, एस्ट्रोलॉजी से कर ले, नग पहन ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो सर जब कोई शख्स किसी खराब वास्तु वाले घर में जाता है तो उसे कितने दिन में अंदाजा आने लगता है कि भाई मेरी चीजें खराब होने लगी हैं? देखिए क्या होता है, हम जब ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो ज़्यादातर कस्टमर हमें, मैक्सिमम कस्टमर हमें 2-3 दिन 4 दिन के बाद फ़ोन आ जाता है कि जी मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। वो स्थिति होती है एनर्जी चेंज होने की। ओके। जब वो स्थिति एनर्जी चेंज होने की स्टार्ट हो गई तो हम समझ जाते हैं कि अब ये काम करना शुरू कर दिया इसने, बेटरमेंट शुरू। कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1-2 महीने के बाद, अब वो इम्यून हो जाते हैं उस एनर्जी के।
जो उन्हें मिली, जो ग्रोथ मिली उन्हें, और कहते हैं यार ये तो कोई खास मज़ा नहीं आया, क्यों नहीं, मैं अब और ग्रोथ चाहते हैं। अब और ग्रोथ के लिए तो ये फिर उनको सर्जरी वगैरह जो कुछ चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। तो 1 महीने के बाद वो कहते हैं जी कुछ हुआ तो है नहीं, भैया वापस चले जाओ। अगर कुछ नहीं हुआ तुम जैसे थे वैसे जाओ ना, पता चल जाएगा तुम्हें नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो अपनी बड़ी सिंपल थ्योरी है सर। हमने कहा जी ग्लास यहाँ रख दो पानी का, आपने रख दिया, आप कहते जी कुछ नहीं हुआ, वापस रख दो। पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए सर नहीं सर, ये असर तो आपके ट्रीटमेंट का है, लेकिन अगर मेरे बेसिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं और मैं किसी खराब घर में चले जाता हूँ, तो मुझे कब अंदाजा होने लगेगा कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है? मैक्सिमम 1 महीना। अच्छा, मैक्सिमम 1 महीने में। वैसे तो सेम डे। हाँ, सेम डे। आपको 2-3 दिन के अंदर नींद डिस्टर्ब होगी सबसे पहले आपकी। आपको जब नींद डिस्टर्ब होने लगे, आपको समझ आने लगे कि यस कुछ है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, जरा सी आहट से नींद खुल जाती है, प्रॉपर सो नहीं पाते, 1001% उनके यहाँ वास्तु की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। आपको नींद नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहेंगे और जरा सी आहट से आप उठ जाएंगे। और अब ये तो सिम्टम है, लोग आपका मिसयूज करेंगे, ये पीछे की कहानी है। हर चीज मिसयूज करेगी, लोग मिसयूज करेंगे, रोग मिसयूज करेंगे, सब आपके ऊपर हावी रह जाएंगे। तो पीछे की कहानी ये है। तो सर पहला लॉस खराब वास्तु में कौन सा होगा, धन का, सेहत का या रिश्तों का? देखिए खराब वास्तु क्या करता है, खराब वास्तु आपकी एनर्जी को डाउन करता है। आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपकी सोचने समझने की ताकत कम होनी शुरू हो जाएगी। वो कम होगी, आपकी डिसीजन पावर कम होगी। डिसीजन पावर कम होगी, कोई एक आदमी आएगा आपको कहेगा जी ऐसे ऐसे वो बिजनेस करते हैं, उसमें इतना लाभ है और फलाना है ढमकाना है और इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप इतनी करेंगे, मैं इतनी करूँगा। आप पैसा उठाएंगे और उसको दे देंगे। हाँ, थोड़े दिन बाद वो गायब। आपकी वापसी नहीं है सर पैसे की। आप करते रहिए जितने मर्जी तंत्र मंत्र जंतर, कुछ नहीं होगा सर। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होता है, आदमी अपने आप को खुद बर्बाद करना शुरू कर देता है। दारू पीना शुरू कर देगा, जो दुष्कर्म है शुरू कर देगा। तो हमारी बात होती है, अभी मैंने एक शख्स को एक जगह पे लिटाया, तो उनकी मेरे 15 दिन बाद उनकी मेरी बात हुई, तो कहते जी वो दारू पीते थे। तो कहते जी दारू छुड़वा दो। मैंने कहा जी ये नहीं छुड़वा सकता मैं। तो मैं एक्चुअली, हम किसी को बताते नहीं है कि ये छूट जाएगी, क्योंकि अगर वो छूट जाएगी तो वो दिमाग उनका वहाँ चला जाएगा कि मेरी दारू छुड़वाने के लिए प्रयत्न किया गया है। तो मैंने उनकी सोने की जगह बदली। तो अभी 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया, कहते जी मैंने जब से यहाँ सोना शुरू किया दारू नहीं पी। तो सर जब मतलब वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक है ना। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता, आप बिल्कुल ठीक है। और वास्तु खराब है तो आप लिस्ट बना लीजिए बुराइयों की, उसमें कुछ भी हो जाएगी। तो सर आज बहुत सारी बातें मैंने अपनी कर ली हैं, बहुत सारे सवाल भी ले लिए, लेकिन मेरे तमाम व्यूअर्स अपने सवालों का इंतजार कर रहे होंगे। आप जानते हैं जी। ये एक नई कोशिश है आपकी और जो काम आती नजर आ रही है। सर डिलन का मैसेज आया है मेरे पास। डिलन कह रही हैं सर बाथरूम की आदर्श दिशा कौन सी है? फिर बाथरूम आ गया सर। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। थोड़ा सा इलेबरेट करें सर इसे। देखिए जैसे हम बताते हैं कि 8 दिशाएं हमारी पैरेलल होती हैं और 2 दिशा एक ऊपर एक नीचे होती है। उन दिशाओं में एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य कोण भी कहा जाता है, जिसे वायु क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ जो चीज़ आप रख देंगे आपके पास से चली जाएगी। अच्छा। तो वो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है। अब हम जब किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं, उसका त्याग करने की जगह हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया जगह है। वहाँ आप त्याग करेंगे, आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी, आपका जो मल है वो अपने आप, उसके अंदर जितनी अशुद्धियाँ होंगी वो आपके घर से निकल जाएंगी। सबसे बढ़िया जगह नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, लेकिन सर कई बार मैंने देखा है कई घरों में जो सीढ़ी के नीचे वाली जगह होती है, लोग वहाँ भी उस जगह का इस्तेमाल करने के लिए बाथरूम बना देते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में वो हिस्सा है तो क्या सीढ़ी के नीचे भी हम बाथरूम बना सकते हैं? सीढ़ी नॉर्थ वेस्ट में है, और वैसे तो सीढ़ी नॉर्थ वेस्ट में है, जिसके यहाँ है वो रहेगा ही नहीं। अच्छा। उस घर से उसका निष्कासन लगभग हो ही जाएगा। तो 99% ऐसे केस देखने को मिले
जिनका भी स्टेयरकेस नॉर्थ वेस्ट में था तो वो वहाँ से निकल गए। दूसरी बात, अब क्या होता है, वास्तुशास्त्र के अंदर जो स्टेयरकेस को है वो बुध के क्षेत्र में माना जाता है, और जो हमारा टॉयलेट है उस टॉयलेट को हम राहु क्षेत्र या शनि का क्षेत्र मानते हैं। आपने क्या किया, बुध और राहु को, बुध शनि को आपने इकट्ठा कर दिया, तो ये दोष है। वो कहीं भी हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में हो, चाहे वो कहीं भी हो, आपको इन्हें इकट्ठा नहीं करना। अच्छा, ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है सर। अगले व्यूवर है सर रमेश राउत। रमेश राउत कह रहे हैं कि सर मंदिर की दिशा क्या हो। हालांकि कई सवाल हैं जो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन सर नाम के साथ वो भेज रहे हैं तो हमने शामिल किया है। तो रमेश राउत पूछ रहे हैं कि मंदिर की सही दिशा क्या हो सर। मंदिर की सही दिशा तो नॉर्थ मानी जाती है, और क्योंकि नॉर्थ से एनर्जी का आगमन होता है, इसलिए मंदिर के अंदर जो आप सामान रखते हैं, चित्र रखते हैं, और विनस, मंदिर को विनस माना जाता है। अब मंदिर को आपने जब नॉर्थ में स्थापित कर दिया तो बुध और शुक्र का वहाँ पे युति हो गई, संपर्क हो गया, और नॉर्थ से धनदायक स्थिति होती है। बुध को राजकुमार माना गया है जी। तो आप समझ लीजिए लग्जरी तो आपके पास आएगी। लग्जरी आने के लिए धन चाहिए, धन भी आएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति होती है। कुछ लोगों के बड़े क्वेश्चन मेरे पास आए कि जी आपने मंदिर नॉर्थ में बनाने के लिए हमें रिकमेंड किया और नॉर्थ में पैर करके सोने के लिए रिकमेंड किया। अब जब हमने मंदिर नॉर्थ में बना दिया तो हमारे पैर तो भगवान की तरफ हो गए। तो जैसा मैंने बताया कि वास्तुशास्त्र में जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, एनर्जी से रिलेटेड है। आपके जब पैर होंगे भगवान की तरफ या मंदिर की तरफ, तो वहाँ से जो ऊर्जा आ रही है वही आपको मिलेगी। आपने मान लीजिए मंदिर में एक सोने का कॉइन रख दिया, आपने चांदी का कॉइन रख दिया, आपने फ्लावर्स रखे, आपके चित्र वहाँ मनमोहक चित्र लगे हुए हैं, वो ऊर्जा उनमें से होके आपकी तरफ आ रही है। और आपके रिसीवर कौन से हैं आपकी बॉडी के? हाथों पैरों की उंगलियां। ये हमारे रिसीवर हैं, ये एनर्जी के रिसीवर हैं। हम अंगूठी उंगली में ही क्यों पहनते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ इस उंगली में पहने, बृहस्पति की उंगली है, बृहस्पति की ऊर्जा आएगी, आपकी अंगूठी उसे कंट्रोल करेगी, या तो बढ़ाएगी या कम करेगी। तो इसलिए ये हाथों पैरों की उंगलियां हमारे एनर्जी के रिसीवर हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी के पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं, तो आपके सर पे हाथ रख लेता है। तो सर पे हाथ रखने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है क्योंकि हमारे हाथों पैरों की उंगलियों से ऊर्जा रिसीव होती है और हमारे सर से ऊर्जा निकलती है। आप कभी भी यहाँ हाथ रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ आपको गर्म मिलेगा, ये यहाँ से ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो जैसे ही आप उसके पैर छूते हैं वो आपके सर पे हाथ रखता है कि जो ऊर्जा मेरे से तुम्हें मिल रही है वो बाहर ना निकले। तो इसके पीछे का जो सच्चाई है, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है कि सर पे हाथ रखने का, आशीर्वाद देने का, वो ये है। तो इसलिए मंदिर नॉर्थ में होना चाहिए, हमारे पैर मंदिर की तरफ होने चाहिए। तो हम, क्योंकि वास्तुशास्त्र सारी ऊर्जाओं पे टिका हुआ है, तो उसका कोई कंसर्न, इस तरीके से कोई कंसर्न नहीं है कि भगवान है नहीं है। वहाँ वास्तुशास्त्र में अगर आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक कॉन्सेप्ट जरूर दिया गया है, अदरवाइज तो वहाँ उसमें ऐसा कोई भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये देवी देवता की पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की, आपको एनर्जी के बारे में बताया गया है, उसी की चर्चा की गई है और कोई चर्चा नहीं की गई। तो वो आपका मंदिर जो है एक एनर्जी है, और वो एनर्जी वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। आप लगा लीजिए ना इसको साउथ में, जब साउथ में राहु के साथ एनर्जी मिलेगी वीनस की, तो सर प्रेतात्माओं का आगमन होगा। तो क्यों? अब देखिए कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए हमारे ऋषि मुनि। मैं नतमस्तक हूँ उन लोगों को, कैसे सोचा, कैसे ये सब उन्होंने लिखी बातें। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, और शुक्राचार्य और शुक्र का हमारे शास्त्रों में संबंध बताया गया। ठीक बात है। हमने मंदिर को साउथ में लगा दिया। जब मंदिर को हमने साउथ में लगाया तो हमने शुक्र को साउथ में दे दिया, और साउथ से संपर्क है किसका? मंगल का और राहु का। पीड़ित हो गया, और पीड़ित होते ही वहां पे प्रेतात्माओं का आगमन हो जाएगा, धन का नाश होगा, कर्जा चढ़ जाएगा, व्यापार में हानि होगी। और बड़ा पुत्र जो होता है वो इसको ऑपरेट करता है वीनस। बड़े पुत्र के साथ कोई भी दुर्घटना के साधन बन सकते हैं।
जी। ठीक है सर, पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था सुख में सुख का मिलना, अभी पुत्र का भी जिक्र आपने किया, तो आपने बताया कि सुख में सुख मिलना है, औलाद का सुख। तो सर इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है फरीदा शेख का। फरीदा शेख कह रही हैं कि भाई मेरा बेटा है और जो कुछ करता है उसको सिर्फ नुकसान होता है, किसी भी नए काम में हाथ डालता नुकसान होता है, कुछ वास्तु बताइए सर जिससे उसका काम बन जाए। सबसे पहले तो बेटे को अपने से नॉर्थ में सुलाएं और देखें कि आपके घर का क्या नॉर्थ बंद है। अगर नॉर्थ बंद है तो आपको बेटे के साथ ओपन में कहीं ऊपर छत पे या कहीं ओपन एरिया में सोना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की एनर्जी अगर आपके पास नहीं आएगी तो डेफिनेटली आप फेलियर हैं। तो वो आपको बड़ी ज़रूरी चाहिए। तो आप देखें साउथ ओपन ना हो और नॉर्थ ओपन होना चाहिए। अगर ये स्थिति आप बना लेंगे तो ये आप इससे पीछा छूट जाएगा। अच्छा सर, मैंने देखा है कई घरों में जो बेटे होते हैं जी। उनकी माओं के साथ तो बहुत बनती है, लेकिन पिता के साथ उतनी नहीं बनती, या फिर एक लिहाज का या शर्म का या हिचक का सकुचाहट का एक दायरा मेंटेन रखते हैं, वो उतना ओपन पिता से नहीं हो पाते। सर कौन सा वास्तु कर ले कि पिता पुत्र दोस्त बन जाए? वैसे 99% नहीं होता। उसके पीछे एक कारण है। हाँ। माँ जो होती है ना जी, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि मेरे बच्चे सक्सेस हों ना हों, कोई लेना नहीं। अरे सर ट्रोल हो जाएंगे आप। नहीं सर, कुछ नहीं। माँ को सिर्फ अपनी औलाद चाहिए सर। वो पागल है अपनी औलाद के लिए। पागल बाप भी है। बाप उसे प्रताड़ित करके उसे किसी काबिल बनाना चाहता है कि मेरा बेटा इस काबिल बन जाए कि कल को दुनिया में मेरा नाम, अपना नाम रोशन करे। माँ को इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता, उसको तो मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद। तो इसलिए बाप की और बेटे के बीच में एक दूरी बनी रहती है, क्योंकि बाप से जब कोई बेटा सवाल करेगा तो बाप एक 20 बार सोचेगा तब उसको जवाब देगा। माँ से करेगा, माँ कहेगी हाँ यस। तो इसलिए वो माँ के बहुत नज़दीक रहता है। और कोई भी बाप से अगर बात करनी है तो वो माँ को बोलेगा, माँ जरा मम्मी पापा को बोलिए। और अगर बाप ने बेटे से कुछ बोलना है तो वो माँ को बोलेगा कि उसको बोल दो भाई ऐसा ऐसा है। सर वास्तु उपाय? वास्तु उपाय तो सर यही है कि बेटा नॉर्थ में सोए और बाप साउथ में सोए। सर ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है जो आपने पूछा है, और मैं इसको ढंग से बता पाया हूँ या नहीं। मेरी जो अनुभव रहा है वो लगभग इसी तरीके का रहा है कि ज़्यादा लाड प्यार जो है बच्चे को बिगाड़ देता है, और वो माँ रुक नहीं पाती सर अपने बच्चों से। वो तो सब कुछ नछावर करके बैठी होती है पहले दिन से ही। पर बाप जो है उसके मन में भी, बाप के मन में भी प्यार बहुत है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। विलन हो जाता है बाप, तो विलन हो जाता है। वो विलन लगता है सर, लगता है। माँ थप्पड़ नहीं मार सकती, हालांकि हम कभी हमसे कुछ ऐसी गुस्ताखियाँ होती थी तो हमारी माँ मारती थी हमें, बाप नहीं मारता था। पर हमें जो है बाप के मन में जो है ना वो बहुत कुछ होता है अपने बेटे के लिए। उसे कुछ देखना चाहता है, वो अपने आप को ख़त्म कर देगा अपने बेटे को ऊपर उठाने के लिए। माँ छाती से लगाना चाहती है। तो एक कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। बड़ी मार्मिक प्रश्न है आपका जो आपने क्वेश्चन उठाया है। तो इसलिए बेटे को हमेशा नॉर्थ में सुलाइए जी, और नॉर्थ खुला रखिए, तो उसका सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है सर। एक व्यूअर है सर कशिश जैन, कह रहे हैं कि सर अगर दक्षिण दिशा में मास्टर बेडरूम की व्यवस्था ना हो पा रही हो तो फिर क्या करें? वेस्ट में बनाए, साउथ वेस्ट में बनाए, कहीं तो जरूर मिलेगी। और मान लीजिए कहीं नहीं मिलती, जो मास्टर है घर का मेल, सारा घर सेट हो गया, दक्षिण में आपके रूम नहीं है, आप दक्षिण में जो भी चीज़ है आप वहाँ पे नीचे शाम रात में एक चादर गद्दा कुछ भी बिठाएं या फोल्डिंग लगाएं, रात को सुलाएं ना, सुबह उठें समेट दें, अपनी दिनचर्या करें, उससे फर्क पड़ जाएगा। पर सोना साउथ वेस्ट में है, आपने सोना उसी जोन में है, तो आप करें ना बदलाव। तो उसमें भी सर पाँव और सिर की कोई खास स्थिति है? सेम नॉर्थ साउथ। अच्छा, नॉर्थ में सिर रखना है, पैर रखने, पैर रखना है। अच्छा, नॉर्थ में पैर रखने और साउथ में सिर रखना है। ठीक है सर। लेकिन सर जब आप बात करते हो इतना आपके पास एक्सपीरियंस है, तो सर कोई
मंदिर, कोई किला या कोई ऐतिहासिक ऐसी इमारत आपको दिखाई देती है कि जिसको रिसर्च के तौर पे हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उससे सीखा जाना चाहिए? आप लगातार घूमते भी हैं, टीम के साथ जाते भी हैं, तो सर कोई एक ऐसी कोई चीज आपके जहन में आ रही है जो सीखने लायक है, जिसका वास्तु हमें कुछ सिखाता हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर बात करें इमारतों की या बड़े मॉन्यूमेंट्स की, सबसे पहले तो आपका घर आपको सिखाता है सर। अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले उसकी कुंडली, खुद की कुंडली उसको बतानी चाहिए। अच्छा। वो जिससे कि अपने ऊपर रिसर्च करे ना, उसके बाद उसका घर वो बताना चाहिए कि भैया तुम्हारा घर ऐसा है, अब इसको देखो। फिर वो हर किसी का घर देखने लगेगा। अब जब हम मॉन्यूमेंट की बात करते हैं कि कोई किला, कोई इस तरह के, हर एक के अंदर रहस्य बसे पड़े हैं सर। हम अभी पीछे गए थे, कौन सा गांव था एक, वहाँ गए थे जो रातों रात ख़त्म हो गया था। एक वीडियो भी बना के डाली हुई है हमने, अच्छा, पॉडकास्ट इसमें अपने चैनल के ऊपर। तो वहाँ गए हम, वहाँ हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिली। वास्तुशास्त्र के जैसे नियम है उन्हीं के आधार पे हमने उसको सर्वे किया उसका। उसके जो साउथ में एक नदी बह रही थी और नॉर्थ में उसके पहाड़ थे, और साउथ में नदी के पीछे शमशान घाट थे। अच्छा। तो ये स्थिति बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। एक तो साउथ में नदी बह रही है, ख़त्म कर देती है, चाहे घर हो, शहर हो, कुछ भी हो, तो वो उसको मिटा देती है। अभी मुझे एक चीज़ पता लगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। जो अमेरिका में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, एक हाई राइज बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उस पर अटैक भी हुआ। हाँ। तो मैंने एक्चुअली किसी की बिल्डिंग में चेक कर रहा था, तो वो कहता जी यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बराबर में मेरी बिल्डिंग है। जब मैंने वहाँ चेक की तो उसके साउथ वेस्ट में समुद्र है, और उसकी बिल्डिंग है वहाँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, और उसमें उनका ऑफिस है, वो भी नहीं चल रहा। कई बार उन्होंने कोशिश की, बार बार फेलियर। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है कि हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ में समुद्र है, साउथ वेस्ट में समुद्र है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारी, हर किले के अंदर, यहाँ हिंदुस्तान के तो हर किले में रहस्य छुपा पड़ा है। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं उसकी, वो क्यों हुई, ऐसी स्थितियां क्यों आई। आप रेड फोर्ट, अगर दिल्ली के रेड फोर्ट को ले लें, वहाँ भी उसने अपने पिता को बंदी बना के रखा, अपने भाइयों के कत्ल किए, तब उसने राज किया। तो ऐसी स्थिति क्यों आई, आप देख सकते हैं ना। जैसे आपने शायद लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था, ताजमहल फेमस क्यों? फेमस के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे कि एक वजह होती है कि आपका जो डोर होता है, एंट्रेंस होती है, वो साउथ में हो, और दूसरा आपका नॉर्थ बड़ा बढ़िया हो। आप फेमस होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ताजमहल की दोनों चीज़ें हैं, उसकी एंट्रेंस साउथ में है और नॉर्थ में उसके नदी बह रही है, यमुना नदी है, और वो भी बहुत डीप में, डेप्थ में जाके है। तो इसलिए जब तक वो पोजीशन है, ये फेमस रहेगा, और जिस दिन वो नदी भर गई, ऊपर आ गया, इसके नॉर्थ बंद हो गया, इसका एक खंडर बन जाएगा। ठीक है सर, लेकिन कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई वास्तु जड़ से समस्या को खत्म कर देता है या थोड़ा थोड़ा आराम देता है? टाइम चाहिए सर। स्टार्ट तो कर देगा, ख़त्म करना धीरे धीरे ख़त्म क्या, उसके बाद एक तो आपने अगर बढ़िया वास्तु किया और आपके साथ समस्याएं थी, धीरे धीरे मिनिमम होते हुए ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद एक पोजीशन आएगी, फिर वो आपको बेटर आप ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए वास्तु तो सर ऐसी चीज़ है, हमारे पास ऐसा चमत्कार है कि हम जो चाहें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी ठीक है, लेकिन सर फिर वो बात पैसे की मैं कर ही लेता हूँ आपसे एक पॉडकास्ट पे। सर पैसे की गारंटी चाहिए असल में, और पैसा भी ऐसा जो आए तो सदा के लिए रह जाए। वास्तु का कोई उपाय बताइए ना सर। हमें अभी शायद 15 दिन हुए हैं किसी के यहाँ चेंज करवाए हुए। तो उन मैडम से कल बात हुई है, वो मैडम बोलती हैं जी मेरे पास पहले क्या होता था, पैसा आया और 2 दिन में ख़त्म। कहते जब से आपने मेरे को मेरा स्थान चेंज करवाया है, मेरा पैसा नॉर्थ में रखवाया है, मेरी सेफ नॉर्थ में रखवाई है, अब पैसा आता है और पड़ा रहता है, मैं तसल्ली से बैठी रहती हूँ।
कहते पहले साथ साथ लेने वाले आ जाते थे, खर्चे आ जाते थे, तो कहते आज मेरा पैसा रुकना शुरू हो गया है। तो सर मैं अब हमेशा बताता आया हूँ कि अपना धन, अपनी तिजोरी अपने नॉर्थ में रखिए, पैसा रुकेगा भी और आएगा भी। तो इसलिए नॉर्थ धन का स्थान है, आप यूज़ कीजिए ना। देखिए धन का स्थान कैसे, धन का स्थान नहीं है, उसने नॉर्थ ने तो आपकी ऊर्जा को एनहेंस करना है, बढ़ाना है। ऊर्जा बढ़ी नहीं, चुंबक आपका तैयार हुआ नहीं और खिंचाव तो शुरू हो गया, लाजमी है, आएगा ही आएगा। तो सर नॉर्थ की दिशा में अभी थोड़ा सा डिटेल पूछना चाहता, नॉर्थ की दिशा में माना मैंने अलमारी रखी है, तो सर दीवार अगर नॉर्थ की साइड में है तो वो चिपकी हुई अलमारी उस पे, तो उसका जो दरवाजा है वो तो बाहर की साइड खुलेगा, वो साउथ में खुलेगा यार, स्पष्ट बोलिए ना। हाँ। कि नॉर्थ में अलमारी लगाई तो साउथ में दरवाजा खुलेगा। हाँ। यस वही चाहिए, तो वो ठीक है सर कंडीशन? बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं जी नॉर्थ में मूर्ति लगा दी, भगवान का मुंह तो दक्षिण में हो गया। हाँ। होने दो ना यार, खिंचाव है दक्षिण में, आएगा ना। जिस घर में दक्षिण का दरवाजा है, किसी भी घर में बहुत लोग आएंगे, सब लोग, हर तरह के लोग आएंगे। दक्षिण की टेंडेंसी है खींचना। आपने अलमारी को नॉर्थ में रख दिया, दक्षिण में दरवाजा कर दिया, यार धन खींचेगी ना, भर जाएगी। हम कहते हैं जी साउथ की अलमारी भरी हुई है, जबकि उसका दरवाजा नॉर्थ में है, उसके बावजूद आपको साउथ की अलमारियां ओवरलोडेड मिलेंगी। अब आप नॉर्थ में रखिए तिजोरी और साउथ में दरवाजा खोलिए, आएगा। तो नोट गिनने की मशीन ले लूं सर? यस बिल्कुल ले लीजिए जी। ठीक है सर। एक दर्शक है हमारी स्वप्न शर्मा, ये कह रही है कि सर मुझे एक आदत है, मैं घर के सामान यहाँ वहाँ लगातार चेंज करती रहती हूँ, कभी एक सामान यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, तो क्या ये आदत ठीक है मेरी? देखिए जी, इसे क्या कहें, इसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान की कमी। हर चीज की, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में है उसकी एक जगह है। और दूसरा क्या होता है, आपका बेड है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका बेड है, अगर आप उस पर परमानेंटली नहीं सो रहे, आप कभी इधर कभी उधर, कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में, कभी किसी बेड पे, कभी किसी बेड पे, आप विचलित रहेंगे और आपका संपर्क उस जगह से टूट जाएगा। आपके साथ कभी भी कोई मिसहैपनिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप एक बेड पे एक ही जगह सो रहे हैं, वो बेड के साथ आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी और वो बेड आपको इनवाइट करेगा। आप कभी भी इधर उधर होंगे, विचलित नहीं होंगे, आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। वो बेड आपको पता है कि मेरी ये सोने की जगह है, और वो बेड आपको खींचेगा। क्या होता है, कई बार मैंने बहुत बार बताया भी है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही मेल की, तो उसे डबल बेड पे सुलाना चाहिए। क्यों सुलाना चाहिए? उसके बराबर वाला बेड खाली पड़ा है ना। तो एक जुमला है कि अपूर्णता पूर्णता की घोतक है। आप अपूर्ण रखिए ना उस बेड को, खाली रखिए उस साइड को, तभी तो उस पर लेटने वाली आएगी। वो बात दूसरी है कि जब वो आ जाए तो उसके बाद उसको अलग करवाना है, और बुलाने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद तो घर भी अलग हो जाते हैं कई बार। ठीक है सर। पूनम सिक्का है, एक दर्शक को पूछ रहे हैं कि मास्टर बेडरूम ड्रेसिंग रूम से जुड़ा हुआ है और ड्रेसिंग रूम की दक्षिण दीवार में अलमारी बनी हुई है। बड़े अतरंगी सवाल आते हैं सर हमारे पास, बताइए ना सर कुछ, क्या ये ठीक है? आप वो अपनी अलमारी देखें, भरी पड़ी है। अगर वो दक्षिणी वॉल पे अलमारी है, अलमारी भरी पड़ी है, और हो सकता है उसके पल्ले जो है ना जी, उसके शटर वो भी लूज हो गए हों, लटक गए हों। ओके। तो वहाँ अलमारी नहीं होनी चाहिए, उसको वहाँ से हटाना चाहिए। अगर नहीं हटा पा रहे, कम से कम वैल्यूबल्स उसमें ना रखें, उसमें धन ना रखें, उसमें ज्वेलरी ना रखें, अदरवाइज चली जाएगी। ओके जी, ठीक है। हालांकि सर ये अभी जिक्र हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके नाम के साथ में पूछ लेता हूँ। मिटा बेंचर है, बड़ा अजीब सा नाम है, शायद इनकी आईडी होगी, वो होगा। तो ये कह रहे हैं कि सर नॉर्थ में अलमारी रखें तो अलमारी का मुंह किधर होना चाहिए? हालांकि आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए सर साउथ में, तो नॉर्थ पे दीवार रहे और फिर साउथ की तरफ वो खुले, बिल्कुल, और फिर नोट गिनने की मशीन आप ऑर्डर कर दें। यस, ठीक है। सर मेरे साथ हर्षित दुबे का मैसेज है मेरे पास, कह रहे हैं कि सर आप कभी वेस्ट दिशा की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वेस्ट दिशा मैनिफेस्ट की दिशा है, वेस्ट दिशा मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। देखिए, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है,
हमें ये मैनिफेस्ट का सिस्टम हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि दिन के अंदर 4 बार आपके जबान पे सरस्वती बैठती है, जो हमने अनुभव किए, जो हमें नॉलेज है। तो कहीं हमने कोई इस तरीके की थ्योरी ना पढ़ी, ना हमें पता है कि वेस्ट में कुछ इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। और जब भी हमने जहाँ नोटिस किया वेस्ट और साउथ, जिसका डिफेक्टिव हुआ उसके यहाँ परेशानियाँ बढ़ी। आप कर लीजिए ना, उनको बोलिए कि अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ। आप करें, अगर वो ऐसी दिशा है तो आप करें ना, सोचें, वहाँ से विश मांगे और उसके बाद हमें बताएं कि यस आपको मिली। हम बताएंगे कब मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, वो हम बता देंगे। आप मांगिए, क्योंकि हम फॉलो करते हैं टाइम को, हम फॉलो करते हैं विज्ञान को। अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें, 3 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम जी। हर चीज़ अपने टाइम पे काम करती है। अब वो टाइम हम बता देंगे उसको कब क्या मिला, आज तक क्यों नहीं मिला। मांगे ना। अभी हमसे कोई बात कर रहा था कि जी वो ऐसे ऐसे मैंने वहाँ ये किया तो मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। मैंने कहा भाई उनको बोल, जब तेरा डाउनफॉल आएगा वो हम बता देंगे, और तब उनको कहना कि जी हाँ अब आ जाओ और अब करो मेरे को ठीक। तो सब हम वास्तु के अधीन हैं। हम अपना वास्तु अपने आप बनाते हैं, अपना मालिक अपने आप क्रिएट करते हैं, और वो हमें फिर हैंडल करने लगता है। ठीक है, लेकिन सर वास्तु में कार्मिक वास्तु जैसी कोई चीज होती है, यानी घर में रह रहे पिछले लोगों का कर्म उसके वास्तु को तय करे कि आगे भविष्य कैसा होगा, ये कॉन्सेप्ट है क्या सर? अगर घर आपने नहीं बनाया, आपके पूर्वजों ने बनाए हुए घर में आप रह रहे हैं, तो यस ये कॉन्सेप्ट है। उनके कर्म ने उनका वास्तु बना दिया, आपके लिए वो खराब है अच्छा है, वो उनके कर्म थे। वास्तु रत्नावली एक ग्रंथ है, तो उसमें आता है कि अगर आपने घास फूस का घर बनाया है तो आपको 100 गुना पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी। अगर आपने लकड़ी का बनाया है आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। और आपने अगर मिट्टी गारे का बनाया है तो आपको 1 लाख गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही अगर आपने पत्थर का बना दिया तो आपको असंख्य गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो उसका कथन है। अब आप इसको उल्टा ले लीजिए, अगर उन्होंने सबने वो घर गलत बना दिए तो उतने ही पाप कर्म की प्राप्ति होगी। तो इसे कार्मिक वास्तु जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये कार्मिक वास्तु है या कार्मिक कर्म से रिलेटेड जो स्थिति है वो ये है। ठीक है। तो हम शास्त्रों में लिखी चीज़ों को हम ये नहीं मान सकते कि यस उसने जो लिख दिया। उसका मंथन करना बड़ा जरूरी होता है, इसको समझना जरूरी होता है। शास्त्र में सिर्फ ये लिखा है कि जी आपने घर बना दिया तो इतने पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर हमने गलत बना दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसमें हर रहने वाला त्रास भोगेगा, दुख भोगेगा, फिर क्या होगा। तो इसलिए आज तक जो स्थिति जो हम देखने को मिल रही है, हर आदमी वास्तुशास्त्री बनता है, एक बोर्ड लगाता है, उस पर टेबल बनाई, ग्राफ बनाया और समझाना शुरू कर देता है। ये स्थिति क्या है? ये स्थिति वो है जब उसको पढ़ाया गया था, वो पढ़ के आया और पढ़ा रहा है। आप नोटिस करेंगे जो पढ़ा रहे हैं ना वो प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम पढ़ा सकें किसी को। एक कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को कुछ जो ज्ञान हमारे पास है हम दें, बाकी समय नहीं मिलता। तो जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लेम करने वाला कोई नहीं ना, उल्टा पढ़ा दें सीधा पढ़ा दें, किसी को क्या पता। सही बात है। गुरुजी ने जो बता दिया ठीक है जी। मैं तर्क करता था सर, मेरे एक टीचर थे, तो जब उन्होंने मुझे जो बात आपने अभी पूछी ना कि जी वो मैंने बताई कि जी ज्ञान, अगर वो उसने घर बनाया, ये बनाया तो इतने, ये बनाया तो इतने, मैंने कहा जी अगर किसी ने गलत घर बना दिया तो? अब वो चुप, कहते इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो मतलब जो लिखा है वही पढ़ा रहे हैं वो। ना वो मंथन कर रहे हैं, ना वो इसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। ठीक है। तो सर मेरे पास जो आज मेरी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। तो सर कोई किराए के मकान पे अगर रह रहा है तो उसके मालिक के कर्म आप पे असर डालेंगे? डेफिनेटली। कर्म तो उसने मकान बनाने में किया ना। यस, बिल्कुल डालेंगे। और एक तो मकान बनाना जी, मकान अपने से साउथ में बना देना। आपने एक मकान अपने से साउथ में बना दिया, रेंट पे देना शुरू कर दिया। जो किराएदार है आप समझ लीजिए जो उसके मुकद्दर में है वो 10% कट जाएगा और वो दुख पाएगा। आप उसके लैंडलॉर्ड नहीं हुए, आप उसके मालिक हो गए, आप उसको देने वाले हो गए।
आपकी स्थिति जब ठीक नहीं है, आपके साउथ में आपका मकान बना हुआ है, तो आपको ना वो मकान आपको फल देगा ना उसको फल देगा। अगर आपने अपने नॉर्थ में बनाया, आपका अगर लैंडलॉर्ड साउथ में रहता है, तो सर इससे लकीएस्ट पोजीशन हो ही नहीं सकती। तो सर पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में एक सवाल हम दर्शक का ले लेते हैं चलते चलते। नीरज गुप्ता हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मेरे घर के साउथ में घर से 20 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है, तो क्या ये नुकसान करेगा या नहीं? थोड़ा सा ऐड और कर रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि वेस्ट फेसिंग का घर है और घर के पीछे ईस्ट से साउथ ईस्ट तक सेप्टिक टैंक बना है, नुकसान देगा क्या? सर मुझे तो शक हो रहा है जिंदा है। जो उन्होंने स्थिति बताई है सर, बड़ी खतरनाक स्थिति है। जो लोग बातें करते हैं ना कि ये टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में है कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, तो वो स्थिति इनके यहाँ की है सर। इनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अगर ये बहुत भाग्यशाली हैं तो थोड़ा सा सरवाइव कर रहे होंगे, अदरवाइज तो सर ये तो ऐसा जमावड़ा है परेशानियों का, पूछिए मत। क्या करना चाहिए सर इन्हें? हाँ, अगर इनका नॉर्थ ओपन हुआ तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता है। सर तालाब को तो हम नहीं कुछ कर सकते, सही बात है, कुछ नहीं कर सकते, हम घर बदल सकते हैं, वो छोड़ देना चाहिए वो हाउस। सेप्टिक टैंक भी इस डायरेक्शन में नुकसान देता है? बहुत 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 जी। साउथ ईस्ट में है ना जी, ये कारक बनता है। देखिए साउथ ईस्ट को हम क्यों इतना महत्व देते हैं, मैं ले लूँ 2 मिनट? हाँ सर प्लीज। साउथ ईस्ट अगर हम कुंडली के अंदर देखें, अपनी कुंडली में देखें, तो हमारा 12th हाउस, 12th हाउस में जो ग्रह बैठा होता है उसकी सप्तम दृष्टि पड़ती है 6th हाउस पे, और 6th हाउस जो होता है हमारा कोर्ट का हाउस होता है, कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब चीज़ों का होता है। अब जब वहाँ पे आपने सेप्टिक टैंक बनाया तो वहाँ पे उसकी 12th हाउस डैमेज हुआ, और डैमेज होने के बाद उसका संपर्क सप्तम स्थान पे हुआ 6ठे घर में। तो आपकी जो 6ठे घर की चीज़ें हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, कोर्ट केसेस हो जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सर इनकी तो स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति में चल रहे हैं, तो ये इनको छोड़ देना चाहिए। तो सर समय कम है, लेकिन वाइंड अप करने से पहले सर एक सवाल जो सबके मन में है, फेक वास्तु और फेक वास्तु कंसल्टेंट, इनसे कैसे बचें? सर जो आदमी आपको कहे साउथ भारी करने की बात करे, आप समझ लीजिए नकली आदमी है। जिसने आपका सामान साउथ में रखवा दिया, आपको दुनिया की ताकत बचाने वाली नहीं है सर। कर्जे से, बीमारियों से, कोर्ट केसेस से आप किसी भी तरीके की समस्याओं में फंसेंगे ही। और अगर इसका निवारण करना है, साउथ खाली कर दीजिए सर, बिल्कुल खाली। सिर्फ आपका सर चाहिए साउथ में, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली। तो इसलिए सर फेक वास्तु कंसल्टेंट आते ही आपका साउथ भारी करवाएगा, आपका सामान साउथ में रखवाएगा, तो उससे आप बचें। ठीक है, तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है और हर खतरे से आगाह करना वास्तु ग्लोबल की जिम्मेदारी है। ठीक है सर, ये जिम्मेदारी अगले शुक्रवार को फिर 8 बजे आप और मैं मिलकर निभाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा बताना है आपको, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब ये पुरानी बात हो गई है आपके लिए, लेकिन आपके सवालों को भेजना है कॉमेंट सेक्शन में, ये थोड़ा सा नया है और आपके सवालों को मेरी पूरी कोशिश है कि इस पॉडकास्ट में हम शामिल करें। और हाँ, सवाल जब आप लिखते हैं तो अपना नाम आपकी जगह के नाम के साथ लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, पता चल पाएगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।